और आप देख रहे होंगे ये जो रोड बनी थी आपका वसई ईस्ट से लेकर एवरसाइन तक, वो रोड एक ही बारिश के बाद रिपेयरिंग चालू हो गया। तो ऐसे रोड कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। पानी नल से पानी एक एक छत में बैठा बैठा दिया गया कि पानी, अभी आप उस उधर जाके देखो टैब नहीं है, पानी कैसे पिएंगे। यानी कि उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। यानी कि इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब करप्शन में आता है। कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिलाने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया और प्रोजेक्ट मेंटेन करने का कोई रोड मैप नहीं था। हाय एवरीवन, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है। वोट देने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है, तो आपका जो वोट है उसको सही इंसान को देने का काम आप करते हो या नहीं करते हो, आप खुद को सवाल करिए। मैं कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा किसको वोट देना चाहिए आपको और किसको नहीं देना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। वसई कंस्टिट्यूएंसी हमारा कंस्टिट्यूएंसी है। मैं भी एक उम्मीदवार हूं। मेरा नंबर 6 नंबर पे आता है। प्रहलाद राणा मेरा नाम है। मेरा चुनाव चिन्ह पेन का नीव है। पेन की नीव, नीव ऑफ द पेन। तो उसमें आप साइड में रखिए। पहले डिस्कशन करना है वोट किसको देंगे। 5 क्राइटेरिया आप पकड़ लीजिए। पहले से वो नॉन करप्ट होना चाहिए। आप जितने भी उम्मीदवार है या पार्टियों का उम्मीदवार है, आप देखो वो करप्शन करता है कि नहीं करता है। अगर पेमेंट करता है, पैसा देता है या कुछ भी करता है, तो समझ जाना कि पैसा अगर खर्चा होता है तो वो पैसा कैसे वो वसूलेंगे उनको मालूम है। तो दूसरी बात आपको ध्यान देना है वो क्या किया है वसई के लिए, क्या किया है और क्या नहीं किया है, उसको भी कंपेयर कर लीजिए आप। उसके बाद ध्यान देना है क्या कर सकता है, विजन उनका है या नहीं है, या जैसा चल रहा है वैसा ही चलाएगा। अगर पहले से चल रहा है और वैसा ही चलाएगा तो वो भी देख लेना है। चौथा आपका पास ऑप्शन है, तो आपका जो फ्यूचर है, आपका बच्चों का फ्यूचर है, आपका फ्यूचर है और ग्रोथ कैसे कर सकता है और कौन करा सकता है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। पांचवा सवाल ये आता है, क्या आप एम्बिशियस होने के लिए ये जो विधायक है वो आपको हेल्प करता है, आपका ड्रीम फुलफिल करने के लिए हेल्प करता है, तो इस कैटेगरी को आप चूज कर सकते हैं। देन आओ क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हाईली क्वालिफाइड है कि नहीं। अगर वो करप्ट है, उसको ईडी धमका रहा है, कोई ईडी के द्वारा धमका रहा है, तो वो कैसे आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं असेंबली में। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, मैं क्या क्या किया हूं। इसमें से मैं आपको दिखा रहा हूं कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो डिटेल है आपके साथ पास। इसमें से मैं बता देता हूं, मैंने 2011 में अन्ना हजारे जी के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन में पार्टिसिपेट किया। 2/9/2016 को मैंने एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ आरबीआई को रिक्वेस्ट लेटर लिखा कि डीमोनेटाइजेशन होना चाहिए 1000 या 500 रुपयों की ड्यू टू करप्शन एंड अदर यूटिलाइजेशन। तो उसके तुरंत 2 महीने के बाद 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हो गया इंडिया में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे लेटर की वजह से हुआ, बट सरकार जो सोचती है मैं भी ये सोचता हूँ, या तो मैं भी जो सोचता हूँ सरकार वो सोचती है। तो उसके बाद हमने 10 फरवरी 2017 को मैंने एक सीएम फडणवीस साहब को लेटर लिखा और धर्मेंद्र प्रधान नेचुरल गैस पेट्रोलियम मिनिस्टर को पत्र लिखा कि हमारा वसई विरार में सीएनजी नहीं हुआ करता था, तो सीएनजी को वसई विरार में लाने के लिए मैंने पत्र लिखना शुरू किया 10 फरवरी 2017 को। उसके बाद 14 मार्च 2017 को मैंने ऑनरेबल पीएम को, लॉ मिनिस्टर को लिखा कि ये जो कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम है उसको चेंज करके इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को वो रिजर्वेशन दिया जाए। अगर बैकवर्ड क्लासेस को ही रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए तो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है उनको ही रिजर्वेशन की जरूरत है। और सारे आर्टिकल मैंने डिस्क्राइब किया, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 335 जो कि डिटेल रिजर्वेशन के बारे में बोलता है, एंड 337,
तो उसमें उसके बाद हमने देखा होगा EWS को 10% की रिजर्वेशन मिला, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर्सन को 10% का रिजर्वेशन मिला। तो ये बहुत ही जरूरत है और जरूरत था। और ये जो जातिगत हिसाब से अगर रिजर्वेशन देने लगे, इंडिपेंडेंट जब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था, ये रिजर्वेशन एक टेम्पररी आर्टिकल था, जो कि 335 और 337 आर्टिकल ये टेम्पररी है। ये आर्टिकल अगर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 16 देखेंगे, ये एनफोर्सेबल नहीं है। उसमें बोला गया है आर्टिकल 16 4A और B में, इसमें बोला गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल इज प्रोहिबिटेड टू द स्टेट टू गिव रिजर्वेशन। तो इसका मतलब कंपलसरी नहीं है, इसलिए ये अभी हट जाना चाहिए। ये 10 साल के लिए टेम्पररी ये रिजर्वेशन था, लेकिन ये पॉलिटिशियन उसको लाते लाते और कैरी करते करते 75 साल हो गया और इसको बढ़ाने लगे, और उसको खत्म करने के अलावा इसको बढ़ाने लगे हैं। ये तो खत्म हो जाना चाहिए। ये रिजर्वेशन को अभी चेंज करना बहुत ही जरूरी है, और डिमांड सिचुएशन के हिसाब से अगर चेंज नहीं किया जाएगा, ये बहुत ही परिणाम भयंकर होने लगेगा। देन मैंने 14/8/2018 में मानिकपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया। ईस्ट के बाद वसई ईस्ट वेस्ट का जो ब्रिज है, ब्रिज को जैसे ही क्रॉस करोगे ईस्ट में 2018 में, उसमें कुछ प्रोस्टिट्यूशन इलीगल अवैध काम चल रहा था, और उधर स्ट्रीट लाइट भी नहीं था। मैंने मानिकपुर पुलिस स्टेशन को कंप्लेन किया, और DYSP या SP उन्होंने मुझे मानिकपुर पुलिस स्टेशन में बुलाया। मैंने डिस्कस किया। उसके बाद आपने देखा होगा पुलिस वैन डिप्लॉय किया गया उधर, और उस इंसिडेंट और ऑफेंस होने वाला चीज़ें को अभी सुधार लिया गया। अभी स्ट्रीट लाइट भी लगा दिया गया, और कोई भी ऐसा काम नहीं होता है। देन मैंने क्या किया, D-Mart में चाइनीज प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती थी, तो मैंने 14/8/2018 को मैंने D-Mart ओनर को लेटर लिखा, और मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्री को लेटर लिखा कि चाइनीज प्रोडक्ट अगर इंडिया में इतना बिकने लगे तो इंडियन प्रोडक्ट का क्या होगा, इंडियन एंटरप्रेन्योर का क्या होगा। तो इसलिए उसके बाद मैंने जब नोटिस किया, अगस्त महीने में भेजा, मैंने जब दिवाली के टाइम पे इंस्पेक्ट किया, तो पता चला इंडियन प्रोडक्ट ज़्यादा है, चाइनीज प्रोडक्ट कम कर दिया गया D-Mart की तरफ से। तो ये मेरा काम है। और उसके बाद हमने 22/11/2018 को मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, आर्टिकल 370 हट जाना चाहिए, कारण ये एक ही देश में 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता। तो उसके बाद आपने देखा होगा 6 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया। मेरा लेटर गया था 22/11/2018 को, लेकिन हटाया गया आर्टिकल 370 6/8/2019 को। देन 6/1/2019 को मैंने एक वसंत नगरी में वसई ईस्ट में मिनिस्टर आए थे, कल्चरल मिनिस्टर, जिनको मैंने हैंडओवर किया एक लेटर, जो कि आपकी CNG इंस्टॉलेशन वसई विरार में होना चाहिए। उसके बाद मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। कोर्ट में हमारा तभी 24/1/2019 को मैंने ऑनरेबल एडिशनल DJ को एक लेटर लिखा, डिस्ट्रिक्ट जज को, ताकि एक डायस नहीं हुआ करता था एक कोर्ट में, जज ऐसे ही बैठते थे टेबल और चेयर पे, लेकिन मैंने लिखा। उसके बाद कुछ महीने के बाद डायस बना दिया गया। देन 30 जनवरी 2019 को मैंने VVMC वसई विरार शहर महानगर पालिका कमिश्नर को, PWD को, कलेक्टर को, SDO को, SDM को, रेलवे डिपार्टमेंट को, MP MLA सबको मैंने एक लेटर लिखा। वसई ईस्ट वेस्ट ब्रिज बंद पड़ा था, जो पुराना वाला ब्रिज, तो उसको या तो नया बनाया जाए या तो कंस्ट्रक्शन किया जाए। उसके कुछ दिनों के बाद
तो मैंने फॉलो अप किया रेलवे डिपार्टमेंट से कि सैंक्शन हो गया रिपेयरिंग का के लिए। तो उसका रिपेयरिंग हो गया। 19 में आपको पता होगा हैवी व्हीकल को छोड़ के बाकी व्हीकल चलता रहता था। अभी तो वो पूरा बंद है, उसका नया कंस्ट्रक्शन चालू है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 30 जनवरी 2019 को मैंने रिमाइंडर सीएम फडणवीस साहब को भेजा कि हमारा सीएनजी वसई में आना चाहिए और करिए। उसके कुछ महीनों के बाद आपको पता होगा 2019 में ही चालू हो गया था सीएनजी वसई में, वसई विरार में आ गया था। उसके बाद 4 मई 2023 को मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा। उसमें डिमांड किया वन नेशन वन इलेक्शन कब होगा। एटलीस्ट अगर वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक 6 महीने के अंदर जो आगे या पीछे जनरल इलेक्शन का आगे या जनरल इलेक्शन से पहले जो 6 महीने के अंदर अंदर होता है, वो सरकार के हाथ में है। तो उसको या तो एक्सटेंड कर दिया जाए या तो प्री इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया जाए। तो वो कर सकते हैं, एटलीस्ट यही से शुरुआत करिए, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद 13 मई 2023 को मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को एक पत्र लिखा कि अपना देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पास किया जाए इंडिया में, या तो एटलीस्ट कुछ गाइडलाइंस पास किया जाए, पॉपुलेशन इतना ना बढ़े। फ्यूचर में बहुत ही खतरा दिखने लगता है। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि सरकार ने अभी डिक्लेयर किया 54% ऑफ द पॉपुलेशन इज टेकिंग राशन। राशन जो 54% है, जो कि 85 लाख लोग राशन लेते हैं, तो उसमें कॉस्ट किसका जाता है? सरकार का जाता है। और वो बेरोजगार है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको आगे लाने के लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। या तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, या तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को ऊपर लाने के लिए प्रोजेक्ट देना, काम देना बहुत ही जरूरी है। देन 23/5/2023 को मैंने मेल किया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर ऑफ आरबीआई को, कि आप 1000 की नोट इंट्रोड्यूस मत कीजिए। जब भी 2000 की नोट बंद हुआ तो बीच में डिस्कशन चल रहा था 1000 की नोट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन मैंने मेल लिखा कि इसको अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पहले की तरह करप्शन भी बढ़ेगा, टेररिस्ट फंडिंग भी बढ़ेगा और हवाला कारोबार भी बढ़ेगा, इसलिए इसको बंद इंट्रोड्यूस नहीं किया जाए। तो अभी तक वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने 29/9/2023 को मैंने एक स्टैंडिंग कमेटी अलॉन्ग विथ होम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि आप जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय न्याय संहिता इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उससे पहले आप सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को देख लीजिए और उसके हिसाब से एप्लीकेबल कीजिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, लेकिन पुलिस को ये डिवाइड नहीं किया गया अभी तक। तो उसके बारे में कंसीडर करने के लिए मेरा वो लेटर था, लेकिन वो कंसीडर हुआ नहीं। उसके बाद मैंने 17/10/2023 को माणिकपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया कि प्रोस्टिट्यूशन का काम आपकी जुरिस्डिक्शन में बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे कि बस स्टैंड हो गया, नियर बाय स्टेशन रोड हो गया, स्टेशन हो गया, तो वो सभी जगह में से प्रोस्टिट्यूशन ना हो, इसके लिए एक्शन लीजिए। तो माणिकपुर पुलिस स्टेशन ने एक एफआईआर रजिस्टर किया और मुझे मेल कर दिया, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, उसके ऊपर कोई कुछ बोलता नहीं सिवाय मेरा। उसके बाद मैंने 7 फरवरी
2024 को एक लेटर लिखा था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को, रिक्वेस्टिंग टू पास द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। एडवोकेट, आज आई एम ए लॉयर, तो मुझे मालूम है बहुत लॉयर के ऊपर कार्रवाई अननेसेसरी किया जाता है, इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत ही ज़रूरी है। मेरा वकील बंधु जो है उनको बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसीलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पारित करने के लिए सांसद में मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को ये लेटर लिखा था। उसके बाद हमने 23 फरवरी 2024 को मैंने एक लेटर लिखा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट along with ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, और इनको लिखा कि हमारा वसई में एक अच्छा कोर्ट नहीं है, जो कोर्ट है वो ब्रिटिश काल से चलते आ रहा है। हमको पॉपुलेशन अगर देखे 19 लाख कितना हो गया, करीब करीब 20 लाख हो गया वसई विरार में। एक ही कोर्ट जो ब्रिटिश काल से है वही चलता आ रहा है। कोर्ट का नवीनकरण, कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही ज़रूरत है, इसलिए मेरा डिमांड था। और फॉर्चुनेटली अक्टूबर 2024 को हमको लैंड अलॉटमेंट हो गया है सिटी सर्वे नंबर 175 नियर बाय कोर्ट, उसमें कंस्ट्रक्शन होना बाकी है। तो ये मेरा काम था जो कि मैंने किया हुआ है। अभी मेरा जो मैनिफेस्टो है मैं बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ भविष्य में। अगर आप लोग मुझे वोट देते हो तो मैं वसई के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या पावर आएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कुछ मैनिफेस्टो थोड़ा बहुत बनाया। पहले तो क्वालिटी एजुकेशन, फ्री क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। कैसे दे पाऊंगा, इवन गवर्नमेंट नहीं देता है तो मैं कैसे दे पाऊंगा, इसका रोड मैप पूरा है मेरे पास। जैसे मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैसे ऑनलाइन कोचिंग दिया जाता था कोविड के टाइम पे, वैसे ही मोबाइल से स्टूडेंट पढ़ सकते हैं और खाली उनको एडमिशन करना पड़ेगा। किसी भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में भी वो एडमिशन कर सकते हैं। अगर सरकारी स्कूल नहीं है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक, वो भी ओपन करवाना मेरा जिम्मेदारी है, मैं वो ओपन करवा के दूंगा। और क्वालिटी एजुकेशन आपको ये ऑनलाइन टीचिंग से मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। खाली स्टूडेंट, एकेडमिक स्टूडेंट के लिए नहीं है, जो प्रोफेशनल कोचिंग भी ले रहे हैं आईआईटी के लिए, एम्स के लिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब के लिए ये कोचिंग दिया जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बच्चे को दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटेड टीचर्स हैं जो कि चैरिटी बेसिस में काम करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, आपके बच्चे शिक्षा लेना चाहते हैं। मैं एक प्लेटफॉर्म बना दूंगा, वो प्लेटफॉर्म के जरिए आपके बच्चे और वो जो टीचर ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि आपको फ्री में एजुकेशन मिल सके, मेरा देश उज्जवल हो सके, आपके बच्चे का फ्यूचर उज्जवल हो सके, भविष्य में वो अच्छा नौकरी करे, बिजनेस करे और अच्छे से सेटल हो जाए। दूसरा मैनिफेस्टो में मेरा आता है कि इलेक्ट्रिसिटी फॉर 24/7। ये अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है प्राइस बढ़ा के लेते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी 24/7 तो कभी भी नहीं मिलता। हर दिन, हर हफ्ते कितना टाइम इलेक्ट्रिसिटी जाता है आपको मालूम है। और वो इलेक्ट्रिसिटी 24/7 देने के लिए अगर भी सर ये कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नहीं देती है, तो हम सब्स्टिट्यूट में क्या कर सकते हैं, जैसे टाटा पावर को बुला सकते हैं वैसा, या तो हम सोलर सिस्टम खड़ा कर सकते हैं। कैसे भी करके 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देने का जिम्मेदारी मेरा है, मैं ये दे सकता हूँ। मैं एमबीए पढ़ा हूँ, एलएलएम पढ़ा हूँ, तो सब कुछ लगा दूंगा पढ़ाई, और आपको इलेक्ट्रिसिटी 24/7 मिलेगा और सारे कुछ आपको मिलेगा। आपका राइट्स है, आपका हक है, वो हक मैं दिला के ही रहूँगा। उसके बाद 3 नंबर में आ गया म्युनिसिपल ड्रिंकिंग वाटर 24/7। कुछ बहुत सारे सोसाइटी में 24/7 पानी नहीं आता है, शाम को 1 घंटा आता है और सुबह को 1 घंटा आता है, और किसी किसी सोसाइटी में डेली 2 घंटे भी आना
नहीं होता है, समर सीजन में वो भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आपको ये मेरा वादा है, 24/7 आपके घर में पानी होगा, आपकी टाकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक साल के अंदर अंदर में मुझे डैम बनाना पड़े या प्रिजर्वेशन करना पड़े वाटर को, एक साल के लिए मेरा पॉपुलेशन जो वसाई विरार का है 19 लाख 20 लाख, उनके लिए मैं उतना वाटर रख लूँगा जो इस बारिश के सीजन में जो अगले एक साल तक वाटर स्कैर्सिटी आपको नहीं होगा। उसका पूरा रोड मैप मैं बना चुका हूँ। अगर आप मुझे वोट करते हैं, पेन की नींव से वोट करते हैं, तो मैं जीतता हूँ। तो ये आपसे वादा रहा, ये 24/7 का पानी आप सबको मिलेगा। राइट्स टू गेट वाटर मैं अप्लाई करूँगा। वसई में कोई भी इंसान पानी स्कैर्सिटी नहीं होगा। फोर्थ, जॉब टू ऑल, सभी को जॉब मिलेगा। अपनी क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, जिनको कुछ कुछ स्किल अनस्किल्ड है उनको स्किल्ड कराएंगे, फिर उनको जॉब दिलाएंगे। और जिस जिसको जॉब क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको जॉब मिलेगा। एमएन जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री बनवाएंगे, या तो जो है उनको एक्सपांड कराएंगे, उससे जॉब्स क्रिएट कराएंगे। और सभी जो कंपनियां हैं उनको बेसिक चीज़ मिल नहीं पाती है, जैसे कि वाटर, रोड और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, ये सफिशिएंट नहीं मिल पा रहे हैं। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे अगर हम जीत के आते हैं तो। उसके बाद आता है न्यू कोर्ट बिल्डिंग। मैंने जो इसे लेटर लिखा था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को, बॉम्बे हाई कोर्ट को, तो वो कोर्ट बिल्डिंग का लैंड सैंक्शन हो गया और बिल्डिंग सैंक्शन करा के बिल्डिंग बनवाऊंगा और सारा वसई विरार को जस्टिस मिल पाएगा विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। कम समय में आपको न्याय कैसे मिलेगा, उसके लिए मेरा प्रयास भरपूर रहेगा और जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे न्यू गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आप देखेंगे गवर्नमेंट का स्कूल वेरी रेयर है। मैं वो प्राइवेट स्कूल वालों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे वसाई को शिक्षा देने का काम करते आ रहे हैं। आप लोग बैकबोन ऑफ द वसाई विरार, और उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जिनके पास फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या सरकारी स्कूल कितना है और कहाँ तक है, क्या ग्रेजुएशन कर सकते हैं? जिनके हर गरीब इंसान ग्रेजुएशन पढ़ सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, फ्री कॉस्ट हो गया क्या एजुकेशन? ये सब हम करवाएंगे। जरूरत पड़ती है तो उनके लिए सेपरेट स्कूल बनवाएंगे, कॉलेजेस बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे। हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा स्कैम चलते आ रहा है और चलता रहेगा। ये जो स्कीम चल रहा है ना आपका मेडिकल क्लेम का, कितना फ्यूचर में फ्यूरियस नतीजा आएगा आपको पता होगा। एक साल का अगर आप मेडिक्लेम करते हो 5 लाख का, उसमें मिनिमम आपको 12,000 भरना पड़ता है। आपका कोई कुछ हुआ या ना हुआ, 12,000 साल का फिक्स होता है। लेकिन अगर वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल विथ ऑल अम्यूनिटीज होगा, ये 12,000 आपका बच सकता है। लेकिन इंटेंशनली गवर्नमेंट नहीं चाहती है, या तो यहाँ का पॉलिटिशियन नहीं चाहता है कि आपका पैसा आपके पास रहे। ये पैसा किसी भी तरफ से इंश्योरेंस कंपनियों को देना चाहते हैं, इसलिए हॉस्पिटल विथ ऑल मॉडर्न अम्यूनिटीज होगा तो सारे कुछ इंश्योरेंस क्लेम करने की, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मेरा मैनिफेस्टो नंबर 8 है डिमांड एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैं तो डिमांड करते आ रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे जिता के असेंबली भेजते हो तो मैं असेंबली में डिमांड करूंगा, सारे महाराष्ट्र की एडवोकेट के लिए मैं एडवोकेसी करूंगा। और ये बिल में महाराष्ट्र, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पास नहीं करती है तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को पास करना पड़ेगा। ये सभी एडवोकेट की हित के लिए है और ये लड़ाई मैं लड़ते आ रहा हूं और आगे भी लड़ूंगा। देन मैनिफेस्टो
Point number 9, work from home to women for their empowerment. Women empowerment is very essential part in our society क्योंकि 43 to 44% आर वोमेन, तो उनको अगर स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो आधा पॉपुलेशन अंधेरे में रह जाएगा। तो इसीलिए जो घर में एक जन नौकरी करते हैं या तो बिजनेस करके कमाते हैं, उनके घर में औरत लोग जो कि फीमेल होते हैं वो कुछ काम नहीं करते हैं और इनकम नहीं कर पाते हैं। उनको कैसे घर में काम दिया जाएगा उसके बारे में मेरा पूरा एक रोड मैप बना हुआ है। उनको काम मिलेगा घर में बैठे बैठे। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी को सिलाई आती है उनको सिलाई मशीन देके उनको गारमेंट बनाने का काम दे दिया जाएगा ट्रेनिंग देके। अगर किसी को पापड़ से लेकर अचार से लेकर ट्यूबलाइट से लेकर जो भी होममेड चीज़ें हैं, स्मॉल स्केल फिनाइल सोप, ये सभी बनाने का काम जो है वो वहीं से होगा, ताकि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सिस्टम या मनी हो जाएगा, तो ताकि जो कमाएंगे हमारे लेडीज़ कमाएंगे तो उनका घर में थोड़ा इनकम बढ़ेगा तो बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वो सब काम करने का मेरा पूरा रोड मैप सेट है। अगर आप मुझे जिताते हैं, मैं असेंबली जाता हूँ, ये आपके लिए काम करके रहूँगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 10, मेकिंग बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन वसई। जैसे रोड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल कॉलेजेस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये बेस्ट टू बेस्ट बनेगा। और आप देख रहे होंगे ये जो रोड बनी थी आपका वसई ईस्ट से लेकर एवरसाइन तक, वो रोड एक ही बारिश के बाद रिपेयरिंग चालू हो गया। तो ऐसे रोड कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। पानी नल से पानी एक एक छत में बैठा दिया गया कि पानी, अभी आप उधर जाके देखो टैब नहीं है, पानी कैसे पिएंगे। यानी कि उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। यानी कि इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब करप्शन में आता है। कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिलाने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया और प्रोजेक्ट मेंटेन करने का कोई रोड मैप नहीं था। तो इसलिए ये करप्शन की कैंडिडेट को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, ये मैं आपकी ऊपर छोड़ता हूँ। दूसरा हमारा 11 पॉइंट नंबर मैनिफेस्टो है, ये प्रोवाइड लोन, गुड क्वालिटी ऑफ एसेट, नेचुरल फर्टिलाइजर टू आवर फार्मर। ये आप देख रहे होंगे ये सबके लिए है। आप वेजिटेबल का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। इट इज ड्यू टू वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर स्टेट आइदर और अदर लोकेशन। तो ये जो बाहर से आती है, ये हम वसई में कैसे मैन्युफैक्चरिंग या जो प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी है। फार्मर को उनके लैंड के हिसाब से, उनके मिट्टी के हिसाब से टेस्ट करके कौन सा फ्रूट या वेजिटेबल प्रिफरेबल है, वही वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस होगा और विथ नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करके। तो उसमें आपको फार्मर को भी बेनिफिट होगा और हम सभी को बेनिफिट होगा, क्योंकि वेजिटेबल का प्राइस बहुत कम रहेगा। पटाटो अभी देखा होगा जो कि 15-20 रुपये में मिलने वाला पटाटो आज 60 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया में मिल रहा है। ऑनियन, कांदा आप देखे होंगे जो कि 15-20 रुपये में मिलने वाला आज 60-70 रुपया हो गया। टमाटो, बैंगन, जो भी देखो आसमान छुआ रेट है, 3 गुना से ज़्यादा रेट है। ये इसलिए कोई भी सिस्टमेटिक प्लान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन चाहते ही नहीं आपकी जेब में पैसा रहे और आप महंगाई की मार से बचे। वो चाहते हैं कि आप महंगाई पे रहो और आपके पास पैसा ना रहे और हमेशा उन पे डिपेंडेंट रहे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, आपकी लड़ाई में लड़ता रहूँगा। तो आप डिसीजन में आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप मुझे देंगे ऑनेस्टली काम करने के लिए और आपकी जो ये रिक्वायरमेंट है फुलफिल करने के लिए, या दूसरे इंसान को जो देखते रहे हो कैसे कैसे काम करते हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मत दे के विजय करिए और अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 133 वसाई से मुझे जिता के असेंबली भेजिए।
ताकि मैं आपकी आवाज़ असेंबली में उठा सकूं। धन्यवाद। वोट फॉर पेन्नी मतदान करा। नमस्कार।